सादा पराठा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, तो अगर किसी को क्वेश्चन हो पिछले लेक्चर में तो वो पूछ सकता है। इतनी देर मैं 3-4 मिनट तक स्टार्ट करता हूँ। मीनवाइल आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे पिछले लेक्चर के मुताबिक। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी। सर ये जब भी डिस्काउंट गिवन होगा तो ईओक्यू लाजमी जो है वो मतलब कि डिस्काउंट वाला फैक्टर जो है वो मिनिमम आ जाएगा और ईओक्यू मिनिमम नहीं आएगी, ईओक्यू पे मिनिमम नहीं आएगी एनुअल सेल्स, या कुछ ऐसा भी हो सकता है एनुअल कॉस्ट, या ऐसे भी हो सकता है कि ईओ डिस्काउंट भी गिवन हो और ईओक्यू मिनिमम भी आ रही हो। जी, आपकी बात ठीक है। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जो डिस्काउंट है उसके साथ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो मिनिमम हो, कॉस्ट मिनिमम हो जाती है। लेकिन जी ये ज़हन में रखिएगा कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विदाउट डिस्काउंट है, जो आप कैलकुलेट करते हो, वहां पर कॉस्ट मिनिमम हो। वो सर वो पॉइंट वो पूछना चाह रहा हूँ, वो कौन सा पॉइंट होगा उसमें, कौन सी, वो नहीं समझ आ रहा मुझे। सिंपल इस तरह है ना, देखें, आपने पहले ईओ की स्टेप को ही फॉलो करने हैं, स्टेप नहीं छोड़ने हैं आपने। ठीक है जी, पहला स्टेप में आपने ईओ क्यू निकाल लिया, ठीक है, विद इग्नोरिंग डिस्काउंट। फिर आपने उसी पर कॉस्ट भी निकाल ली। फिर आपने डिस्काउंट पे कॉस्ट निकाली। अच्छा, अब जब कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो जो डिस्काउंट वाली कॉस्ट है वो ज्यादा है और जो आपकी ईओक्यू विदाउट डिस्काउंट है वो कॉस्ट कम है, तो फिर ऑटोमेटिकली ईओक्यू वो हो जाएगा ना विदाउट डिस्काउंट। सर थ्योरेटिकली तो मतलब उस फार्मूले से देखें तो फिर तो वही होगा, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आ रही कि उसके पीछे रीजन क्या होगी, क्योंकि जब डिस्काउंट आ रहा है तो इसका मतलब कि जो परचेज कॉस्ट में भी हमारे पास कमी हो रही है, फिर जो सीएच निकालते हैं हम उसमें भी हमारे पास कमी हो रही होती है, तो फिर वो उसके पीछे बैक एंड पे रीजन क्या है कि क्यों वो ईओक्यू पे मिनिमम आ रही होगी, वो पूछ रहा हूँ सर। अच्छा, देखिए, उसकी रीजन ये होती है ना कि देखिए, अभी परचेज कॉस्ट जो है ना, समटाइम ये होता है कि परचेज प्राइस बहुत कम है लेकिन उसकी ऑर्डर कॉस्ट बहुत ज्यादा है या उसकी होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा है। तो ऐसी सूरत हाल में डिस्काउंट का इफेक्ट नहीं आएगा। नॉर्मली ये होता है कि डिस्काउंट चूंकि सर ऑर्डर 1% भी हो ना, सर तो पूरे ऑर्डर और साल की होल्डिंग कॉस्ट तो परचेज हमने कॉस्ट यहाँ पे सेम ही रखी है। जी ऑर्डर और होल्डिंग कॉस्ट तो हमें यहाँ पे सेम ही रखी है इन क्वेश्चंस में। नहीं सेम रखी है, डिस्काउंट लेकिन में भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स और नंबर ऑफ यूनिट जो आप खरीद रहे हैं उसकी वजह से तो फर्क पड़ेगा ना। वो तो पर यूनिट चेंज नहीं हो रही या पर ऑर्डर चेंज नहीं हो रही ना, टोटल में तो फर्क आएगा। जी सर, अब आइडिया हो गया, मैं इस पे फिर देखता हूँ फिर। ठीक है, सही है, समझ ठीक आ है, गया। मैं भी कोई क्वेश्चन बना लूंगा और इस तरह का ना कि जहाँ पर हाँ आपकी डिस्काउंट जो है वो उससे कॉस्ट बढ़ जाए, मैं आपको बना के दे दूंगा एक क्वेश्चन।
बिल्कुल ठीक है हो सकता है ना कि मतलब देखें, अगर वहाँ पे 20,000 का, अगर 1 लाख अगर टोटल डिमांड है और 20,000 के ऑर्डर हैं, और यहाँ पे अगर ऑर्डर की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, यानी 8 से 9 ऑर्डर हो रहे हैं, जी जी तो उसमें भी हो सकता है कि वो ठीक जी है सर, मैं इसको पॉसिबिलिटी देख होती के है, पॉसिबल। एग्जैक्टली हो सकती है ओके सर। पॉसिबिलिटी, लेकिन चांसेस कम होते हैं, ज्यादा चांस ये होते हैं कि डिस्काउंट वाली जो है ना कॉस्ट वो कम हो जाए। ठीक है, ठीक है सर, शुक्रिया। ओके जी। ले जी, आज हम स्टार्ट लेते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का नेक्स्ट पोर्शन, एंड दैट इज, सर एक क्वेश्चन था। जी प्लीज। सर अगर हमें बल्क डिस्काउंट गिवन हो और हम जैसे फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट करते हैं AOQ, अगर सर वो वाली जो यूनिट्स आ रहे हैं और डिस्काउंट वाली यूनिट, मतलब इनमें जो डिफरेंस होता है, जी जी सर अगर आपकी वो आवाज, हमारे डिस्काउंट में फुलफिल हो जाता है तो क्या हम वो सेकंड स्टेप पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट थर्ड स्टेप में जाएंगे जिसमें हम डिस्काउंट को फैक्टर को लेते हैं? नहीं नहीं, आपने स्टेप तो सारे फॉलो करने हैं ना, तभी पता लगेगा ना कि कॉस्ट कहाँ पे मिनिमम है। स्टेप तो सारे फॉलो करने पड़ेंगे, यानी आपने जैसे सर डिस्काउंट, पूछिए। जैसे सर अगर हमने AOQ कल वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था वो 13,000 समथिंग था, अगर जी हम डिस्काउंट हमें 15,000 पे है, अगर ये वाला फैक्टर 13,000 के बजाय अगर 16,000 आता हाँ जी, ठीक है तो सर फिर भी हम ये सेकंड स्टेप को फॉलो करते हैं? जी। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है ना, वो हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें पास पेपर में एक आया हुआ है, उसमें हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी शायद मैं बताऊं तो आपको समझ ना आए ना, ठीक है, इसको अभी होल्ड करें। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना स्टार्ट, तो उसमें ही आपका आंसर खुद ही आपको मिल जाए, ठीक है। जी ठीक ओके, है अब सर। मैं स्टार्ट करूं जी, या कोई और क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का? ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब कल हमने जो बेसिकली हमने डिस्कस किया था वो फॉर्मूला मेथड था। और फॉर्मूला मेथड में हमने 2COD ओवर CH निकाला था। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ हमने आंसर निकाले। अब ऐसा भी तो होता है, जैसे हमने निकाला था, सपोज ये वैसे लिख रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है कि वही हो, 13,744 kg, ये मेरी EOQ बनती है सपोज। लेकिन मार्केट में समटाइम इतनी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। यानी आप या तो आप बाई कर सकते हैं, एक बल्क में बाई करते हैं ना मार्केट से, तो हो सकता है कि आपके पास क्वांटिटी 15,000 से कम अवेलेबल ना हो, 5,000, 10,000, 15,000। उस सूरत हाल में हम कौन सा कैलकुलेट करेंगे? वहां पर हम EOQ कैलकुलेट करेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो थ्रू टेब्यूलर मेथड, टेबल से, ठीक है जी। अच्छा, अब ये चूंकि टेबल में बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, तो मैं जरा एक्सेल शीट आपसे लिंक आपको शेयर कर रहा हूं, उस पर हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को जी। हम जरा डेटा लेते हैं, सपोज हमारी जो एंड डिमांड है वो हमारी 24,000 यूनिट्स है, 24,000 kg, ये पूरे साल में मुझे चाहिए। और कॉस्ट पर ऑर्डर जो है, जिसको CO कहते हैं, वो हमारे पास 300 रुपीज में गिवन है। और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हम अज्यूम करते हैं कि हमारी 1.10 इन रुपीज, ठीक है जी। ये फॉर्मेट जरा चेंज कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, अच्छा, अब वो क्वेश्चन में हमें कहता है कि क्वांटिटी कैन बी परचेज्ड in 2000 kg
3000 kg or in lot of 3000 kg, yeah, can be purchased in the lot of 3000 kg. यानी अब मैं 2500 kg सपोज बाय नहीं कर सकता, मैं 3200 बाय नहीं कर सकता, तो इस सूरत में मैं कितने बाय कर सकता हूँ? 3000, 6000, 8000, 9000, 3000, 6000, 9000, 12000, 15000 सो ऑन, ठीक है। तो लिहाजा इसके लिए जब ऐसी सिचुएशन आए जो हम टेबुलर मेथड यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला मेथड, यहाँ पर मैं क्वांटिटी ऑर्डर पहला बनाता हूँ, क्वांटिटी ऑर्डर कि मैं कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर सकता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट 3000, 6000, ये 3000 की लॉट में बाय कर सकता हूँ, 9000, 12,000, 15,000, 18,000, 21,000 और 24,000, ठीक है। अगर मैं इतनी क्वांटिटी बाय करता हूं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, जरा ये भी देख लेते हैं, क्योंकि मुझे पूरे साल में कितने चाहिए? 24,000। ये 24,000 को अगर मैं 3,000 पे डिवाइड करता हूं तो नंबर ऑफ ऑर्डर मेरे 8 हो गए, ठीक है। अब इसी को अगर हम कॉपी कर लें, जरा मेरा टाइम सेव हो जाएगा और आसानी से कर लूंगा मैं, ठीक है। ये मैं कंट्रोल सी करके यहाँ कॉपी कर दूंगा तो सारे वही आ जाएंगे। देखें ये अब आपने कैलकुलेट करने हैं, यानी 24,000 डिवाइडेड बाय 6,000, 24,000 डिवाइडेड बाय 9,000, ठीक है। अब ये जो आ रहे हैं वैल्यूज, इसको अगर मैं डेसिमल प्लेसेस पे कन्वर्ट कर दूं तो आप देख सकते हो ये 2.67, 1.60, 1.33, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पर दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे, डिस्काउंट और विदाउट डिस्काउंट। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, तो परचेज कॉस्ट को मुझे इग्नोर करना है। वैसे भी मैंने इस क्वेश्चन में परचेज कॉस्ट नहीं ली, तो मुझे दो कॉस्ट निकालनी है, एनुअल CO, ओके। तो अब एनुअल CO जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो कैसे कैलकुलेट होगी? हमारी एक ऑर्डर की कॉस्ट है 300 रुपीज और हम 8 ऑर्डर दे रहे हैं, तो मैं 300 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 8 से, तो ये मेरी कॉस्ट आ गई 2400, ठीक है। और इसी को मैं लॉक कर देता हूं और अब ये 300 से सबको मल्टीप्लाई कर देगा, यानी 300 पर ऑर्डर कॉस्ट आई है, जैसे मैंने कैलकुलेट की इसे सबको कैलकुलेट कर दिया, ये मेरी एनुअल CO आ गई, ठीक है। इसको हम राउंडिंग कर देते हैं, ये खुद ही राउंडिंग कर दी, यानी 2400 मेरी कॉस्ट आएगी एनुअल ऑर्डर की अगर 3000 क्वांटिटी ऑर्डर देता हूं, और अगर 24,000 क्वांटिटी ऑर्डर देता हूं, ये एक ही टाइम में सारी क्वांटिटी मंगवाता हूं, तो नेचुरली ये मेरी कॉस्ट सिर्फ 300 होगी, जो कि एक ऑर्डर के इक्वल है। इसी तरह मैंने आप कैलकुलेट करनी है एनुअल CH, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। अब एनुअल होल्डिंग कॉस्ट के लिए हमने क्या फार्मूला पढ़ा था कि जितनी क्वांटिटी आप मंगवा रहे हैं, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, ठीक है, और इसको ये एवरेज हो गया स्टॉक, और मल्टीप्लाई करेंगे किसे? कॉस्ट पर, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट से। ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1650 मेरी कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब मैंने चूंकि हर एक को मल्टीप्लाई करना है, जिससे मल्टीप्लाई करना होता है उसको मैं लॉक कर देता हूँ, तो मैं कॉपी करूंगा तो वो सारी वैल्यूज मुझे कैलकुलेट कर देगा। देखें एक चीज बड़ी क्लियर नजर आ रही है कि हमारे जो कॉस्ट है वो बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हम जब ज्यादा क्वांटिटी मंगवाएंगे तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी मंगवाने से ऑर्डर कॉस्ट मेरी कम होती जा रही है। अब इन दोनों को टोटल कर लेंगे, यानी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो अब जरा टोटल करते हैं, दिस वन प्लस दिस वन, ठीक है। ये 4050 आई, इसी को ट्रैक किया, सारी कॉस्ट मुझे उसने कैलकुलेट कर दी। अब यहाँ पर देखेंगे मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर है। अब मिनिमम कॉस्ट देखें तो ये 4050 इज द मिनिमम कॉस्ट।
सो इस सिचुएशन में जो डाटा मैंने लिया है, इस सिचुएशन में आपकी क्वांटिटी ऑर्डर जो है वो 3000 हमें करनी चाहिए। सो दिस वन को मैं येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूं। दिस वन इज अ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो मैं आंसर लिखूंगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 3000 kg। ठीक है जी, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब वही चीज जो आपने कैलकुलेशन की है वो टेबल में कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें टेबल में आ गई। अब अगर मैं कोई भी वैल्यू चेंज करूंगा ना तो देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में चेंज आ सकती है। सपोज मैं ऑर्डर कॉस्ट 200 कर देता हूँ, ठीक है, आप भी देखें ये कॉस्ट कम है। अगर मैं होल्डिंग कॉस्ट 2.5 कर दूंगा तो अब ये कॉस्ट कम है। तो ये जैसे जैसे मैं कॉस्ट चेंज करता जाऊंगा वो खुद ब खुद वो कैलकुलेट होगी, मैं दोबारा उसी फॉर्म में इसको लेकर आया। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज करूंगा और मैं अब आता हूं डिस्काउंट मॉडल में। व्हेन बल्क डिस्काउंट्स अवेलेबल। ओके, अब मैं एनुअल डिमांड जो है वो 36,000 kg ले लेते हैं। कॉस्ट पर ऑर्डर 550 और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट हम लेते हैं जी क्वेश्चन में 2.75 और उसके बाद परचेज कॉस्ट की अब लेंगे हम। परचेज कॉस्ट जो है वो ₹5 पर kg। ठीक है जी, ये हमारी परचेज कॉस्ट आ गई। अब मैं यहां पर लिखता हूं, एक तो मैं लिख रहा हूं क्वांटिटी कैन बी परचेज्ड, कैन बी बॉट इन लॉट ऑफ 4000 kg। ठीक है, नीचे पर लिखते हैं जी कि 1% डिस्काउंट is available at purchase of 16,000 kg or 1.5% discount is available at purchase of 24,000 kg। ठीक है, ये मैंने दो डिस्काउंट लेवल दिए। अब हम सेम यही टेबल बनाएंगे जो अभी हमने बनाई, लेकिन सिर्फ फर्क ये आएगा कि हमने परचेज कॉस्ट को भी ऐड करना है। ये बिल्कुल वही प्रिंसिपल है जो हमने फार्मूला मेथड में भी यूज किया था। फार्मूला मेथड में भी हमने परचेज कॉस्ट को नहीं लिया था जब डिस्काउंट नहीं था, लेकिन डिस्काउंट आने के साथ हमने परचेज कॉस्ट को भी अकाउंट फॉर किया था। तो सबसे पहले उसी तरह हम लिखते हैं क्वांटिटी ऑर्डर। हम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर सकते हैं जी, क्योंकि हमारी लॉट मैंने ली है 4000, तो वी कैन परचेज 4000 kg, 8000, 12,000, 16,000, 20,000, 24,000, 28,000, 32,000 एंड 36,000। टोटल एनुअल डिमांड मेरी 36,000 है। अब इस समय उसी तरह नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट कर लेता हूं जी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेंगे? एनुअल डिमांड मेरी 36,000 है और अगर एक टाइम में मैं 4,000 मंगवा रहा हूं तो नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए 9। ठीक है, और इसी तरीके से इसी को लॉक करते हुए मैं आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि मेरी एनुअल डिमांड चेंज नहीं होगी। अब इसी को अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, कॉपी करूं, तो ये आपके सामने आ गए नंबर ऑफ ऑर्डर्स। यानी अगर 8000 मंगवाऊंगा तो 4.5 ऑर्डर्स हैं, 12000 मंगवाऊंगा तो 3 ऑर्डर्स हैं, इवन 36,000 अगर एक टाइम में मंगवाऊंगा तो 1 ऑर्डर देना पड़ेगा, पूरे साल में एक ही ऑर्डर देना पड़ेगा। ओके, अब इसी तरीके से अब मैं जब कॉस्ट में आऊंगा तो पहले निकालूंगा परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट, ओके, जब आपने परचेज कॉस्ट निकालनी है तो डिस्काउंट को आपने माइंड में रखना है। पहला डिस्काउंट कब आ रहा है? 1%, जब क्वांटिटी 16,000 हो। यानी यहां मैं शो कर रहा हूं आपके लिए ये 1% डिस्काउंट आएगा अगर 16,000 में बाय करूंगा।
मिनिमम, यानी इसका मतलब 20,000 पे भी 1% डिस्काउंट आएगा, ठीक है। लेकिन 24,000 अगर मैं बाय करूंगा तो डिस्काउंट 1.5% होगा, जो कि ऑब्वियसली कंटिन्यू रहेगा टिल 36,000। ये मिनिमम क्वांटिटी होती है जहां से डिस्काउंट स्टार्ट होता है। और अगर यहाँ पे बात करूं तो 0%, यानी इस पे कोई डिस्काउंट हमारा नहीं होगा अगर मैं 4,000, 8,000 और 12,000 केजी एक टाइम में बाय करता हूँ। अब मैं परचेज कॉस्ट कैसे निकालूंगा, देखें मैंने पूरे साल में कितने यूनिट खरीदने हैं, 36,000 केजी, और 1 केजी मुझे कितने में मिलेगा, 550 में, ठीक है जी। तो जब मैं 5 रुपीज में इंटू ₹5, इसको वैसे मैं लिख रहा हूँ 5, तो यानी मेरी पूरे साल की परचेज कॉस्ट जो है वो 180,000 हो जाएगी, ठीक है। और इस पे कोई डिस्काउंट मैंने अप्लाई नहीं किया। और अगर मैं 8,000 यूनिट एक टाइम में बाय करता हूं तब भी मेरी परचेज कॉस्ट 180 रहेगी, क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं है। जहां तक डिस्काउंट नहीं है मेरी परचेज कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है। यानी ये भी 180,000 आएगी, ये भी 180,000 आएगी। लेकिन जहां 1% डिस्काउंट आ जाएगा तो मेरी कॉस्ट अब 180,000 नहीं रहेगी। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू 36,000 पूरे साल में मैंने खरीदने, इंटू 5 रुपीज पर केजी मेरी परचेज कॉस्ट है, इंटू अब मुझे 1% डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका मतलब 99% मुझे पे करना पड़ेगा, विच इज 178,200, ठीक है जी। यानी 1% डिस्काउंट होगा तो 178,200 आ जाएगा। तो ये भी 1% डिस्काउंट है, 178,200, ठीक है। ये भी सेम वही अमाउंट आ जाएगी आपकी। उसके बाद यहां से आगे अगर आप देखें तो हमारा डिस्काउंट जो है वो अब चेंज हो गया है, अब 1.5% है। तो अब यहां से दोबारा कैलकुलेशन करूंगा, इज इक्वल टू 36,000, यानी 36,000 केजी मैंने पूरे साल में बाय करने। नॉर्मली प्राइस 5 है, लेकिन डिस्काउंट की वजह से मुझे पे करना है 98.5%। तो इसने कैलकुलेट की 177,300, और यही कॉस्ट में लेता आऊंगा हर जगह, क्योंकि बाकी जगह पे डिस्काउंट 1.50। तो आप देख सकते हो कि परचेज कॉस्ट अब मेरी चेंज हुई है, ठीक है। और ये 3 डिफरेंट परचेज प्राइसेस, परचेज कॉस्ट आ रही हैं, बिकॉज 3 वैल्यूज हैं, 0% डिस्काउंट, 1% डिस्काउंट एंड 1.50% डिस्काउंट। जहां डिस्काउंट ज्यादा होगा परचेज कॉस्ट खुद ब खुद कम हो जाएगी। अब इसके बाद मैं उसी तरीके से कैलकुलेट करूंगा एनुअल सीओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसके लिए क्या फार्मूला हमने पढ़ा था, डी, एनुअल डिमांड 36,000 डिवाइडेड बाय क्यू, यानी 4,000। ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं पर ऑर्डर कॉस्ट से, और पर ऑर्डर कॉस्ट मेरी कितनी है, 550 रुपीज। ये 550 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरी वैल्यू आ गई 4,950, ठीक है जी। अब इसी वैल्यू को अगर आगे कैलकुलेट करें तो सिर्फ चेंज क्या आएगी कि मेरे पास क्वांटिटी चूंकि चेंज हो रही है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेंज होते रहेंगे। तो लिहाजा इसी फार्मूले को मैं यूज करूंगा। कैलकुलेशन में आपको समझा देता हूं, मैं ये एक्सेल में जरा फार्मूले लगा के आसानी से कर लूंगा। ये वैल्यू सारी कैलकुलेट हो गई। देखिए अब मैं इसको बताऊं ये कैसे कैलकुलेट हुआ, यानी 36,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इनटू 550। ये कैसे कैलकुलेट हुआ, 36,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इनटू 550। या सिंपल आप ये नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर कैलकुलेट है उससे भी मल्टीप्लाई करोगे, आंसर वही आएगा। फिर एनुअल सीएच, और एनुअल सीएच में हमने क्या पढ़ा था कि जितनी क्वांटिटी मंगवा रहे हो उसको पहले डिवाइडेड बाय 2 कर ले ताकि वो एवरेज हो जाए, और अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2.75। ये होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट मेरी 2.75 है, ठीक है। ये 5500 मेरी कॉस्ट आ गई इस लेवल पर। अब इसी को कॉपी करके यहां लाता हूं, तो ये मेरी कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। उसकी बढ़ने की सिंपल रीजन क्या है कि मैं ज्यादा क्वांटिटी मंगवा रहा हूं। अब मैं टोटल कॉस्ट निकालता हूं, इन्वेंट्री कॉस्ट। अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में अब तीनों को सम करना है, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, यानी परचेज कॉस्ट प्लस और एनुअल
ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, इन तीनों को ऐड किया और ये कॉस्ट आ गई। अब इसी को सबको इस तरह ऐड करेंगे। नाउ यू कैन सी कि मेरी जो मिनिमम कॉस्ट है वो कहां पर है, 190450, अब भी वहीं पर है। तो लिहाजा मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी स्टिल कितनी आएगी, 3000। ठीक है जी। ये जो आज स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी डिस्काउंट जो है वहां पर कॉस्ट बढ़ जाए। यस बिल्कुल, आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपकी कॉस्ट वहां कम है जहां डिस्काउंट अवेलेबल नहीं। जहां डिस्काउंट आ रहा है हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट मैंने बहुत ज्यादा ली। अगर मैं होल्डिंग कॉस्ट कम कर दूंगा तो सिचुएशन शायद चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मैं लिख सकता हूँ, देयर इज अ 4000 kg। In other words, the company should not avail discounts। ठीक है, यहां पर उसको डिस्काउंट अवेल नहीं करने चाहिए क्योंकि अगर डिस्काउंट अवेल करेगा तो मेरी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, यहां से डिस्काउंट शुरू हो रहा है, यू कैन सी ये 1% है, तो यहाँ पर कॉस्ट कम होने की बजाय इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो कॉस्ट है वो लोगे जो मिनिमम है। राइट, एक मिनट चलिएगा। ओके, ये क्वेश्चन है जी कि हम अपने ये मेथड टेब्यूलर मेथड कब यूज करेंगे। देखिए, पहली बात है कि एग्जामिनेशन के अंदर टेब्यूलर मेथड सिर्फ एक दफा पेपर में आया, उसने क्लैरिटी में लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपने टेबल की फॉर्म में कैलकुलेट करना है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जनरली हम इसको वहां प्रेफर करते हैं जहां पर आपकी जो क्वांटिटी है वो एक लॉट के अलावा आप बाय नहीं कर सकते। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर मैं फार्मूले से कैलकुलेट करूंगा तो इट इज वेरी क्लियर कि फार्मूले से कैलकुलेट करूंगा तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, यानी 2345 kg, यानी इस तरह भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा इसी क्वेश्चन को जरा कैलकुलेट करें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला लगाइएगा जिसके पास कैलकुलेटर है और जरा कैलकुलेट करें। 2 इंटू, ये सिर्फ मैं लिखूंगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू सीओ। सीओ मेरे पास कितना है, ऑर्डर कॉस्ट 300 इंटू डिमांड कितनी है 24,000। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट 1.10। जरा इसको कैलकुलेट कीजिएगा, क्या आंसर आया, 3618। 3618। अच्छा, अब देखिए, अगर मेरा ये आंसर आ रहा है 3618 kg, तो मैं इतना बाय कर ही नहीं सकता। क्वेश्चन में मेरी रिस्ट्रिक्शन क्या है, या तो मैं बाय करूंगा 3000 या बाय करूंगा 6000। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसी सूरत हाल में जहां पर हम लॉट्स में बाय कर रहे होते हैं वहां हम प्रेफर करते हैं कि हम टेब्यूलर मेथड यूज करें रादर देन फार्मूला मेथड, क्योंकि इतनी क्वांटिटी पे मेरी कॉस्ट मिनिमम होगी एग्री, लेकिन उसके बाद कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से आप देखें कि 6000 यूनिट पर मेरी कॉस्ट, ऑर्डर पर मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। क्योंकि 3618 तक ये कम हुई है, उसके बाद दोबारा इसने बढ़ना शुरू कर दिया है। तो मेरी बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 3618 है, लेकिन इन गिवन सिचुएशन मैं 3000 से ज्यादा क्वांटिटी अगर बाय करूंगा तो 6000 कर सकता हूं और 6000 पे मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज हम कल भी पढ़ चुके हैं, इससे कम वैल्यू लूंगा तब भी कॉस्ट बढ़ेगी, इससे ज्यादा लूंगा तब भी कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो लिहाजा 3618 kg अगर मैं बाय करूंगा तो कॉस्ट इससे भी कम हो जाएगी, 4050 से, याद रखिएगा उससे भी कम हो जाएगी। ठीक है, और ये भी आप करके देख सकते हो, जरा कैलकुलेट करें इसी मेथड में एनुअल सीओ। अब एनुअल सीओ कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी कितना है मेरा 24,000 डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आया 3618 इनटू ऑर्डर कॉस्ट 300। तो बताइएगा कितनी अमाउंट आई है कैलकुलेट करके, सर 1990। 1990। ठीक है, इसी तरह एनुअल CH निकालते हैं, और इसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो Q/2 एवरेज स्टॉक और मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट 1.10, इसको कैलकुलेट कीजिएगा।
सेम है सर। सर सेम, 1990। डबल है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं तो देखिए मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है 3980 और यहाँ कितनी आ रही है 4050। समझ आ रही है बात? इसका मतलब है कि कॉस्ट मेरी यहीं पे कम होनी है, यहाँ पर ये जिससे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहीं कम होनी है, लेकिन मैं 3618 केजी बाय नहीं कर सकता। जब मैं 3618 केजी बाय नहीं कर सकता तो फिर कितनी क्वांटिटी मिनिमम मुझे बाय करनी चाहिए 3000। इसलिए हम इस मेथड को प्रेफर नहीं करते, हम इसी मेथड को प्रेफर करेंगे जो टेबुलर मेथड है। अगर आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है इससे आप अंदाजा लगा लोगे कि क्वांटिटी कैन बी परचेज इन द लॉट ऑफ 3000 इन द लॉट ऑफ 4000। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने ली, यहाँ पर हम प्रेफर करेंगे कि हम टेबुलर मेथड यूज करें रादर देन फॉर्मूला मेथड। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में ये एक ही दफा क्वेश्चन आया था और उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ था टेबल की फॉर्म में कैलकुलेट करें। ठीक है जी। तो अब मैं दोबारा स्लाइड पे आता हूँ इससे अगली चीजों पे। अब यहाँ तक मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ स्लाइड। कल हमने एक बिन पढ़ा था, उस बिन में डिफरेंट क्वांटिटीज थी, ठीक है, जिसमें सबसे पहली चीज मैं आज डिस्कस करूंगा आपसे री ऑर्डर लेवल। अब ये सारे फार्मूले हैं लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल फार्मूले हैं और कोशिश करें इसको अंडरस्टैंड करने की। व्हाट इज री ऑर्डर लेवल? री ऑर्डर लेवल इज द लेवल या क्वांटिटी where new order shall be placed। यानी वो क्वांटिटी जिस पर मैं न्यू ऑर्डर प्लेस करूंगा। एक सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं, एक जनरल स्टोर है, ठीक है जी, उसने सॉप्स रखे हुए हैं और 24 सॉप्स उसके पास मौजूद है। अब उसको ये देखना है कि कितने सॉप रह जाएं तो मैं न्यू ऑर्डर प्लेस करूंगा, क्योंकि अगर ये खत्म हो जाए और न्यू ऑर्डर प्लेस करे तो उस ऑर्डर के आने में भी एक टाइम चाहिए। तो हो सकता है उस दौरान कोई कस्टमर आपके पास आए और आपके पास वो क्वांटिटी अवेलेबल ना हो। इसकी वजह से हमारा, इसको हम कहते हैं स्टॉक आउट। इट्स सिचुएशन को हम कहते हैं स्टॉक आउट होना। यानी अब स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होगी यहां पर, अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करूं आपसे, तो स्टॉक आउट कॉस्ट ये होगी कि वो जितने कस्टमर आपके लॉस्ट हुए हैं, उस कस्टमर से जितना आप प्रॉफिट अर्न कर सकते थे वो आपने लॉस्ट कर दिया, वही आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट है। ठीक है, यानी वो बेनिफिट जो आपको मिल सकता था, वो बेनिफिट आपने जो लॉस्ट कर दिया, वो आपका स्टॉक आउट कॉस्ट है। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। देखो ये भी हो सकता है कि वो कस्टमर जो आपसे लॉस्ट हुआ है वो नेक्स्ट टाइम आपके पास ना आए, वो कहे जिसके पास तो चीज ही नहीं होती हम किसी और से ले लेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो सॉप के अलावा कुछ और चीजें भी लेने आया हो और जब उसको ने ये देखा कि इसके पास सॉप नहीं है तो बाकी चीजें भी उसने आपसे नहीं बाय की, वो भी लॉस्ट हुई, वो भी स्टॉक आउट कॉस्ट है। यानी एक प्रोडक्ट की वजह से जो अवेलेबल स्टॉक है उसको भी आपने लॉस्ट कर दिया। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश ये होती है कि स्टॉक आउट कॉस्ट से अवॉइड किया जाए। स्टॉक आउट इज नॉट एक्सेप्टेबल क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो कस्टमर पर आता है। आपका कस्टमर लॉस्ट हो सकता है और दिस इज नॉट डिजायरेबल इन एनी बिजनेस। तो इसलिए याद रखिएगा कि जब रीऑर्डर लेवल उसने सेट करना है कि कितनी क्वांटिटी रह जाए, ये तो डिपेंड करता है दो चीजों पर। एक, सबसे पहले वो ये देखेगा कि उसकी यूजेज कितनी है, यानी उसकी सेल कितनी है। चले मैं यहाँ पर चूंकि ट्रेडिंग बिजनेस बता रहा हूँ तो सिंपल बता रहा हूँ, उसकी नॉर्मली सेल्स पर डे कितनी है सॉप्स की। अब वो ये कहते हैं जी कि मेरी जो डेली सेल है ना, एवरेज में वो 3 सॉप्स है। और दूसरा वो ये लाजमन अकाउंट फॉर करेगा लीड टाइम कितना है। व्हाट इज अ लीड टाइम? लीड टाइम इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेसिंग एंड रिसीविंग एन ऑर्डर। यानी ऑर्डर देने से लेकर ऑर्डर रिसीव करने तक आपको कितना टाइम रिक्वायर है। अगर मैं ये कहूं 2 days,
यानी जिस दिन मैं ऑर्डर दूंगा उस दिन से लेकर ऑर्डर रिसीव करने तक 2 डेज मुझे चाहिए। तो इट मींस कि इन 2 डेज में अगर 3 सोप्स डेली सेल होते हैं तो कितने सोप रह जाएं तो मुझे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? वेरी सिंपल, 6 सोप्स। इस वक्त मेरे पास कितने हैं? 24। यानी जैसे ही ये 6 रह जाएंगे मैं न्यू ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, ताकि जब 2 डेज में आए, जब ये 0 भी हो जाए तो न्यू स्टॉक मेरे पास आ चुका हो। तो इसलिए याद रखिएगा, रीऑर्डर लेवल 2 चीजों पर बेस करता है। यहाँ पर ट्रेडिंग बिजनेस की मैंने एग्जांपल दी, जिस वक्त मैं आऊंगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में तो सेल की बजाय यूजेज की बात कर दूंगा। मटेरियल की हम बात करें कि मटेरियल कितना यूज होना है, तो इसलिए याद रखिएगा रीऑर्डर लेवल 2 चीजों पर बेस करेगा। नंबर 1 इज एवरेज, अभी तो एवरेज का वर्ड नहीं मैं यूज करता, यूजेज। नंबर 2 इज अ लीड टाइम। यहां पर एक टर्मिनोलॉजी में आपसे डिस्कस करूंगा, जस्ट इन टाइम, JIT। एक सिचुएशन होती है बिजनेस में जहां पर जिस वक्त ऑर्डर आपने दिया विद इन आवर्स ऑर्डर आपके पास आ जाएगा, इस सिचुएशन को हम कहते हैं जस्ट इन टाइम। तो ये लिहाजा जस्ट इन टाइम में रीऑर्डर लेवल जो है वो हम नहीं रखते। रीजन क्योंकि जैसे ही ऑर्डर दिया समझ लिया हमारे पास स्टॉक आ चुका है, सिर्फ बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता है। बफर स्टॉक एक मिनिमम स्टॉक है कि कम से कम इतना हो, 1 या 2 सॉप रह जाए तो हम उसको ऑर्डर दें और फौरन वो हमारे पास ले आएगा। लेकिन हर जगह पर JIT सिचुएशन नहीं होती। मसलन आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट के केस में तो आपको रीऑर्डर लेवल बहुत हाई रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप लोकल परचेज कर रहे हैं तो आपका रीऑर्डर लेवल कम होगा। क्यों? क्योंकि लोकल डेज में आपको डिलीवर किया जा सकता है, लेकिन आप को इंपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इंपोर्ट में समटाइम वीक्स भी लग सकते हैं, 2 और 3 वीक्स, ठीक है। इसमें पूरा प्रोसीजर होता है। तो लिहाजा ये 2 चीजों पे बेस करेगा, फर्स्ट इज अ यूजेज एंड सेकंड इज अ लीड टाइम। लेकिन अब दूसरी चीज इसमें हमने डिस्कस करनी है कि ये जो यूजेज और लीड टाइम जो हमने डिस्कस की है, ये इसमें सर्टेनिटी कितनी है? इज इट सर्टेन और अनसर्टेन? ये 2 सिचुएशन हो सकती है। सर्टेन मीन के जहां पर हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ा था तो वहां पर हमने जो अजम्पशन पढ़ी थी वो सर्टेन सिचुएशन कहलाती है कि जी एवरीथिंग इज परफेक्ट। और अगर आप ये समझते हैं कि जी यूजेज मेरी जो है एवरेज वो 3 सॉप्स की बजाय 4 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, तो ये अनसर्टेन सिचुएशन है। अगर लीड टाइम मैंने यहाँ 2 डेज लिखा है और मैं ये कहता हूँ कि जी पास्ट हिस्ट्री से पता लग रहा है कि लीड टाइम जो है वो 1 डे भी है और 4 डेज तक भी जा रहा है, इसको हम अनसर्टेन सिचुएशन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जब सर्टेन और अनसर्टेन सिचुएशन देगा, 2 फार्मूले अलग-अलग हम कर देते हैं। जब आपकी सिचुएशन सर्टेन होगी, यानी इन केस ऑफ सर्टेन सिचुएशन, तो हम फार्मूला क्या यूज करेंगे? एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। ठीक है। अब यहां पर मैंने डे नहीं लिखा, यूजेज पर डे है, यूजेज पर वीक है, यूजेज पर मंथ है, ये डिपेंड करेगा लीड टाइम पे। अगर लीड टाइम डेज में है तो आप फार्मूले के अंदर एवरेज यूजेज पर डे कर देंगे। अगर आपका लीड टाइम वीक्स में है तो एवरेज यूजेज आप वीक पर वीक कर देंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मंथ्स में है तो एवरेज यूजेज पर मंथ। इसलिए फार्मूले में मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं, एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। ये डिपेंड करेगा कि लीड टाइम डेज में है, लीड टाइम किस में है, ठीक है। ये उसमें आप इसको लेंगे, ओके। अब अगर अनसर्टेन सिचुएशन आ जाए, कोई भी अनसर्टेन हो, वेदर इट यूजेज इज अनसर्टेन और लीड टाइम इज अनसर्टेन, तो फिर हम फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, फिर हम रिस्क